नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जनवरी 2023 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। टेक्निकली एडिटोरियल दोस्तों आज छपा नहीं है। कल पोंगल का त्यौहार था, बिहू का त्यौहार था, मकर संक्रांति का त्यौहार था। वो त्यौहार कौन सा था वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप देश के कौन से हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से द हिंदू का एडिटोरियल जो ऑफिशियल रिलीज है वो आज आया नहीं, क्योंकि कल छुट्टी रही होगी। न्यूज़पेपर्स की पूरे साल में गिने चुने 3-4 दिन ही छुट्टी होती है, तो उसमें से कल एक थी। लेकिन फिर भी न्यूज़ तो देखिए आज है ही। तो जो ऑनलाइन 5-6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो नेपाल की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट प्लेन क्रैश अभी देखने को मिला है। 72 लोग थे प्लेन में, ऑलमोस्ट सारे के सारे ही शायद यहाँ खत्म हो गए। वैसे अभी तक कन्फर्म्ड 68 डेड लोगों की खबर है। वहां पे जो आई विटनेसेस थे आसपास, उनको किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मदद की आवाज आ रही थी। बाकी 4 लोग कहाँ हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 5 इंडियंस थे इसमें, ऑलमोस्ट सबकी जान जा चुकी है। और अगर आप देखो तो कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ओवरऑल जो इंडियंस थे, सोनू जायसवाल करके एक इंडिविजुअल था, वो फेसबुक लाइव पे लाइव था, ओवरऑल अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उस रिकॉर्डिंग में प्लेन क्रैश भी रिकॉर्ड हुआ है। फेसबुक अकाउंट पे वीडियो अवेलेबल है। हालांकि न्यूज़पेपर्स का बोलना है अनवेरीफाइड है, बट देख के लग रहा है कि वही वीडियो है, उसी प्लेन क्रैश की वीडियो है, जिसमें पहले दिखाया जा रहा है कि 4-5 इंडियंस हैं, वो आपस में बात करते हैं और रिकॉर्ड होते होते ही वो प्लेन क्रैश हो गया। फिर अगली, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन एक्यूरेसी 40% से इंप्रूव हुई है, ऐसा यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह साहब का बोलना है। यूएसए की आर बॉनी ग्रैबियल जीत चुकी हैं, बन चुकी है मिस यूनिवर्स 2022। इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जयशंकर साहब श्रीलंका जाने वाले हैं, तो इंडिया एक पॉजिटिव मैसेज भेजेगा श्रीलंका को उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। पेरू के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 42 लोग प्रोटेस्ट में मर चुके हैं डीना बोलाटे के अगेंस्ट, पेड्रो कैस्टिलो को हटाए जाने को लेकर। तो ये न्यूज़ देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। ओवरऑल यूट्यूब के एल्गोरिथम में इस लेक्चर की रिकमेंडेशन को इंप्रूव करने के लिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब टू बी वेटिंग ईगरली टू हियर अबाउट समथिंग। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स मतलब कि मैं आप जो कह रहे हो उसको सुनने के लिए ईगरली वेट कर रहा हूं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय ऑल ईयर्स। तो पहली न्यूज, जीएस पेपर 3 डिजास्टर, 5 इंडियंस अमंग 68 डेड। ये नेपाल वर्स्ट प्लेन क्रैश इन 30 ईयर्स। तो 72 लोग ऑन बोर्ड थे इस प्लेन में। 68 लोगों की यहाँ पे कंफर्म मृत्यु होने की खबर आ चुकी है। वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है नेपाल की हिस्ट्री में पिछले 30 सालों में। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, उसका यह बताना है कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 10:33 पर यह एयरक्राफ्ट उड़ा। ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट था। स्टीप ग्रॉज में गिर गया येती नदी के किनारे, ये ओवरऑल कह सकते हो स्मैश कर गया पोखरा के शहर में। इस प्लेन को येती एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। एक चीज बता दूं, नदी का नाम सेती था, SETI, और एयरलाइंस का नाम येती था, YETI। ठीक है भाई। तो येती एयरलाइंस की जो स्पोक्स पर्सन है सुदर्शन बर्तौला, उन्होंने बोला कि 15 फॉरेनर्स एयरक्राफ्ट में थे, जिसमें 5 इंडियंस थे, 4 रशियंस थे, 2 साउथ कोरियंस थे, 1 अर्जेंटीना से, 1 ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, 1 आयरलैंड से, और बाकी 53 लोग लगभग नेपाली थे। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और नेपाल की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 5 मेंबर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएंगे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इंक्वायरी करने के लिए कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या, ये क्रैश क्यों हुआ। ये ओवरऑल प्लेन पोखरा में लैंड करने वाला था। देखिए, काठमांडू से पोखरा की जो फ्लाइट की आप कह लो ड्यूरेशन है वो 25 मिनट है, और ऑलरेडी इस फ्लाइट को उड़े 20 मिनट हो चुके थे। तो मतलब कुछ ही मिनटों में पोखरा एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। और दिन के बेसिस पे बहुत सी फ्लाइट इस पर्टिकुलर रूट पे उड़ती हैं, और बहुत ज़्यादा मौसम भी यहाँ पे खराब नजर होने की कारण, क्योंकि बिल्कुल क्लियर स्काईज आप दिख रहे हैं। ये पर्टिकुलर प्लेन जो आपको यहाँ नजर आता दिख रहा है ना गिरता हुआ, बिल्कुल क्लियर स्काई है, कोई यहाँ पे वेदर खराब नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये डिजास्टर क्यों हुआ, इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी अभी। अब कल से आप बहुत जगहों पे आर्टिकल्स देख रहे होंगे कि भाई नेपाल की जो सिविल एविएशन सेफ्टी एनवायरनमेंट है ये काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनफैक्ट आप देखो तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल की एविएशन को लेकर सेफ्टी कंसर्न्स को फ्लैग किया था। इस बात को लेकर यूरोपियन यूनियन ने 2013 में ही नेपाल को फ्लाइट सेफ्टी ब्लैक लिस्ट में रख दिया था। मतलब नेपाल के अंदर ऑपरेट करने वाली जितनी भी एयरलाइंस हैं जो नेपाल में रजिस्टर्ड हैं, चूंकि उनके सेफ्टी पैरामीटर्स पूरे नहीं है, इसलिए नेपाल की कोई भी एयरलाइंस डायरेक्ट यूरोप के अंदर अपना जहाज लेके नहीं जा सकती।
तो इस कंटेस्ट में ऑलरेडी नेपाल जैसी कंट्री की फ्लाइट सेफ्टी कंसर्न्स को फ्लैग किया गया है, उसके बावजूद भी नेपाल की सरकार ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और एक और हॉरिफिक क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, ठीक है, सुन के अच्छा नहीं लगता है। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड बाय 40%, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो भैया 148 फाउंडेशन डे था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और ओवरऑल यहाँ पे जितेंद्र सिंह साहब ने बोला है कि जो वेदर प्रोडक्शन एक्यूरेसी है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, वो पिछले 8 से 9 सालों में 40% बढ़ी है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रिंसिपल एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, वेदर फोरकास्टिंग और सीज्मोलॉजी। एक रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है भाई। अब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 148 फाउंडेशन डे था। इस पर्टिकुलर फाउंडेशन डे के दिन भाषण दे रहे थे यहाँ पे जितेंद्र सिंह साहब। इस भाषण में उन्होंने बोला कि जो डिजास्टर रिलेटेड मॉर्टेलिटी है वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। फोरकास्ट कैपेबिलिटी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इतने बढ़ गई है कि डिजास्टर रिलेटेड मॉर्टेलिटी इंडिया के अंदर सिंगल डिजिट में आ गई है। जो नंबर ऑफ डॉपलर रडार्स इंडिया के अंदर वो 2013 में 15 थे, 2023 में 37 पे पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले 2 से 3 सालों में 25 और रडार्स हम इंस्टॉल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डॉपलर रडार्स जो इंडिया के अंदर होंगे उनका टोटल नंबर होगा 62। 2025 तक पूरा का पूरा देश डॉपलर रडार्स की ओवरऑल कवरेज के अंदर आ जाएगा। रिसेंटली ही इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 डॉपलर वेदर रडार्स डिप्लॉय किए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में। इनफैक्ट ये जो डॉपलर रडार्स है ना, माउंटेनियस और हिली टेरेन में इनको डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेदर रिलेटेड इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। कब लैंडस्लाइड हो जाएगी, कब ओवरऑल क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, तो इस कंटेक्स्ट में डॉपलर वेदर रडार्स की रिक्वायरमेंट माउंटेनियस इलाके में काफ़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली डॉपलर वेदर रडार लगाया गया, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया बनिहाल टॉप पे, उत्तराखंड में लगाया गया सुरकानंद देवी में और हिमाचल प्रदेश में लगाया गया जॉट और मुरारी देवी में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने देख ली। फिर अगली जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज। यूएसए की आर बॉनी गैब्रियल बन गई है मिस यूनिवर्स 2022। तो 15 जनवरी की सुबह इनको क्राउन किया गया है मिस यूनिवर्स। न्यू ऑरलियंस यूएसए में सेरेमनी हो रही थी। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी दिविता राय। दिविता राय टॉप 16 में पहुंची है, टॉप 5 में वो नहीं पहुंच पाई। मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में टॉप 16 होते हैं, फिर टॉप 5 होते हैं, फिर टॉप 3 होते हैं और फिर टॉप, तो जो टॉप 3 थी उसमें यूएसए, वेनेजुएला और डोमिनिकन रिपब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव पहुंची थी। जीती हैं यूएस की आर बॉनी गैब्रियल। आर बॉनी गैब्रियल एक फैशन डिजाइनर और मॉडल है, स्विंग इंस्ट्रक्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली है फैशन डिजाइन में। अभी के लिए ये अपनी खुद की बनाई हुई क्लॉथिंग लाइन आर बॉनी नोला की सीईओ है। अगर टॉप 16 कैंडिडेट्स की बात की जाए इस पर्टिकुलर मिस यूनिवर्स के इवेंट में, तो पोर्टो रिको, हैती, ऑस्ट्रेलिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, लाओस, साउथ अफ्रीका, पोर्तुगल, कनाडा, पेरू, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, क्यूराको, इंडिया, वेनेजुएला, स्पेन, यूएस और कोलंबिया के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंची थी सबसे ऊपर, फिर 5, फिर 3, फिर 1। दिविता राय जो कि इंडिया की तरफ से गई थी, ये मंगलुरु की रहने वाली हैं। टॉप 5 तक ये नहीं पहुंच पाई हैं। तिरुवल की फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके अगर आप देखो तो फादर का नाम है दिलीप राय, माताजी का नाम है प्रणीता राय, मुंबई में पढ़ी लिखी हैं। लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2022 बनी थी कौन? दिविता राय, और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी मिस यूनिवर्स पेजेंट में इंडिया को, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाई। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। इंडिया की तरफ से पिछली बार कौन बना है मिस यूनिवर्स? तो एक्टर मॉडल हरनाथ संधू। मिस यूनिवर्स 2021 में इंडिया की तरफ से हरनाथ संधू ने इंडिया को टाइटल दिलाया था। उससे पहले 2000 में लारा दत्ता ने टाइटल इंडिया को दिलाया था। उससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने टाइटल इंडिया को दिलाया था। अब तक केवल 3 इंडियन लेडीज मिस यूनिवर्स का टाइटल लेके आ चुकी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस यूनिवर्स पीजेंट कंपटीशन होता है ना, पहले इसकी ओनरशिप एक ग्रुप WME IMG के पास थी। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप की ओनरशिप जा चुकी है थाईलैंड बेस्ड JKN ग्लोबल ग्रुप। तो ये पहली बार ऐसा था कि JKN ग्लोबल ग्रुप की ओनरशिप के अंदर ये मिस यूनिवर्स पीजेंट कराया गया।
अभी रिसेंटली ही मिस यूनिवर्स पेजेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है WME IMG, इससे ओवरऑल खरीद लिया था इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसने? थाईलैंड बेस्ड JKN ग्लोबल ग्रुप ने। ठीक है, तो परचेज एग्जीक्यूट हुई थी 26 अक्टूबर 2022 को। ये जो पर्टिकुलर मिस यूनिवर्स कंपटीशन हो रहा है, ये हो रहा है 1954 से, लेकिन अभी के लिए इस कंपटीशन की ओनरशिप है थाईलैंड बेस्ड JKN ग्लोबल ग्रुप के पास। तो अब देखो 1954 से लेके ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क पे होस्ट होता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर roku चैनल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और अगर आप देखो तो ये जो मिस यूनिवर्स इवेंट था, इसको एयर किया था JKN ग्लोबल ग्रुप टेलीविजन नेटवर्क ने। चूंकि JKN ग्लोबल ग्रुप ने खरीद ही लिया पूरे के पूरे कंपटीशन के कंडक्ट को, तो टेलीविजन नेटवर्क भी उन्हीं का इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, JKN 18 और JKN CNBC। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस पेजेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर फॉर थाईलैंड कौन था? JKN 18 और JKN CNBC। खैर ये उतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि इस समय पे मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिस यूनिवर्स पेजेंट को कंडक्ट कराता है, इसकी ओनरशिप किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए JKN ग्लोबल ग्रुप के पास। एक दो वन लाइनर्स टाइप के जो सवाल आते हैं ना पीसीएस में, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। फिर अगली न्यूज, GS पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, इंडिया एक्सपेक्टेड टू सेंड पॉजिटिव मैसेज ऑन डेप्ट ड्यूरिंग जयशंकर विजिट टू श्रीलंका। तो भैया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कोलंबो जाने वाले हैं और वहां पे बातचीत होगी कि किस प्रकार से इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट कर सकता है उसकी करंट इकोनॉमिक क्राइसिस में। तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, फूड सिक्योरिटी लेके करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स को लेके, कैसे श्रीलंका के डेप्ट को हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। श्रीलंका की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में इंडिया बहुत ज्यादा अवेयर रहेगा। ऑलरेडी इंडिया जब से ये ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस आई है $4 बिलियन के लोन्स और क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कर चुका है, प्लस एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू भी श्रीलंका के बैलेंसेस को क्लियर करना, लोन डेफरमेंट की सुविधा अवेलेबल करवाना, एसेंशियल परचेज के लिए एवेन्यूज और रिसोर्सेज श्रीलंकन सरकार को अवेलेबल करवाना, ये इंडिया करता आ रहा है। 2 पॉसिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी बातचीत हो सकती है, एक तो त्रिनकोमाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, दूसरा श्रीलंका इंडिया के बीच में क्रॉस स्ट्रेट ट्रांसमिशन लाइन। अब ये क्रॉस स्ट्रेट ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच में जो पाक बे पड़ती है, वहां पे जो समुद्री बॉडी है, वहां पे ट्रांसमिशन लाइन की ग्रिड लगाना। आपने देखा होगा दोस्तों, तो इंडिया जो एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ग्रिड बना रहा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ, उसी पर्टिकुलर ग्रिड से श्रीलंका को भी ज्वाइन कराने की कोशिश की जा रही है। तो जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो सीधे इंडियन मेनलैंड से श्रीलंका तक जाएंगी और ओवरऑल एनर्जी को इंडिया से श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो करंट इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है श्रीलंका की, उसमें इंडिया असिस्ट कर रहा है। अभी के लिए जो सरकार है श्रीलंका कोलंबो में, वो 6 महीने पुरानी है। बायलैटरल ट्राइस का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा। रिटन फाइनेंशियल एश्योरेंसेस इंडिया द्वारा दी जाएंगी श्रीलंका को, इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने में मदद करेगा इंडिया। ओके, फिर अगर आप देखो तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे साहब ने अनाउंस किया है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी बातचीत और दूसरे उधार देने वाले लोगों से चल रही है। मतलब इंडिया और चाइना ने तो उधार दे ही रखा है श्रीलंका को, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा आना है। फिर एक 22 नेशन का क्लब है पेरिस क्लब। ये 22 डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है जो कि बहुत हद तक ग्लोबल डेब्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और डेब्ट क्राइसिस में अलग अलग कंट्रीज की मदद करता है। अगर आप पेरिस क्लब की बात करो तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफिशियल क्रेडिटर्स फ्रॉम 22 वेल्दी नेशंस का, जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय डेप्टर कंट्रीज। कौन कौन से कंट्री आती है इसमें? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे। अब आयरलैंड कहाँ से अमीर है ये समझ में नहीं आया मेरे को। फिर रशिया, साउथ कोरिया, इटली, ब्राजील, बेल्जियम, डेनमार्क, यूके, नीदरलैंड्स, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान और नॉर्वे। 1956 में बना था ये पेरिस क्लब। अब तक 400 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन कर चुका है। लगभग 100 कंट्रियों को आधे ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, मतलब $500 बिलियन से ज्यादा ये पैसा भी दे चुका है। जब भी कोई सरकार फाइनेंशियल डिफिकल्टी में होती है तो उसके साथ नेगोशिएट करके उनकी डेब्ट पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है ये ग्रुप। और जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क है, इस इनिशिएटिव को भी कहीं ना कहीं एंडोर्स किया है पेरिस क्लब ने G20 के साथ मिलकर। क्रेडिटर नेशंस केस टू केस बेसिस पे डेब्ट कंट्री की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो विक्रमसिंघे ने यहाँ पे बोला है कि जापान और पेरिस क्लब ये हमारे 2 मेजर क्रेडिटर हैं। हम इंडिया चाइना के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। चाइना के एक्जिम बर्ग ने हमको एश्योरेंस दी है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे।
श्रीलंका इस समय पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज को निगोशिएट कर रहा है और साथ साथ उम्मीद ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है। अब कितनी जल्दी आएगा, कब आएगा, इसके बारे में अभी क्लियर कट टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप पेरिस क्लब की बात करो तो पेरिस क्लब एक दिन का टूर डी हॉराइजन मतलब आप कह लो ऑर्गेनाइज करता है और उसमें ही एक्सटर्नल डेप्ट सिचुएशन, उधार वाली कंट्रीज की डिस्कस की जाती है, कैसे वो अपने डेप्ट को मैनेज करेंगे, किस प्रकार से पेरिस क्लब उनकी मदद कर सकता है। और पेरिस क्लब कुछ भी फ्री फंड में नहीं करता, उसके बदले में थोड़े बहुत इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स भी वो एक्सपेक्ट करता है। और ओवरऑल जब भी पेरिस क्लब की मीटिंग होती है इस प्रकार के डेप्ट एग्रीमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और आ जाते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे। 42 लोग मर चुके हैं पेरू के अंदर। 14 जनवरी को पेरू की सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अपनी कैपिटल लीमा में और 3 और रीजन्स में, क्योंकि प्रेसिडेंट डीना बोलार्टे, जिनको बैठाया गया कुर्सी पर पेड्रो कैस्टिलो को हटाने के बाद, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, डीना बोलार्टे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्पेसिफिकली नहीं हो रहे, प्रोटेस्ट इस बात को लेके हो रहे हैं कि पेड्रो कैस्टिलो को क्यों आपने एकदम से हटा दिया और उठा के जेल में डाल दिया। तो अभी के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है लीमा में और 3 और जगहों पे। वो जगह कौन कौन सी है? तो कुस्को रीजन में, पूनो रीजन में और लीमा के बगल में पोर्ट ऑफ कलाओ है। यहां पे ओवरऑल ये इमरजेंसी लगाई गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और चूंकि ये इमरजेंसी लगाई गई तो जिन जिन इलाकों में इमरजेंसी लगी है वहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली सब स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना, 100 रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, ट्रैफिक जाम कर दिया गया है, कोई घर से बाहर ना निकले। ओवरऑल पुलिस, मिलिट्री डंडा लेके खड़ी हुई है। लेकिन कुस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के थ्रू बड़ी तादाद में लीमा के अंदर या फिर कह लीजिए पेरू के अंदर टूरिस्ट आते हैं और टूरिज्म वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अब इतनी स्टेट ऑफ इमरजेंसी के बीच में कौन ही टूरिस्ट जा रहा है पेरू, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर आप देखो तो मास एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए थे अर्ली दिसंबर में पेरू में। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो को उनके ऑफिस से हटा दिया गया। रीजन बीइंग, पेड्रो कैस्टिलो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस को डिसॉल्व करने की, डिक्री के थ्रू रूल करने की कोशिश कर रहे थे। 2 रेजोल्यूशंस पेड्रो की प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। तीसरा इंपीचमेंट वोट उनके अगेंस्ट होने वाला था, तो उस इंपीचमेंट को रोकने के लिए कांग्रेस को डिसॉल्व किया। साउथ अमेरिका की मतलब पेरू की नेशनल जुडिशरी की पावर को भी कम करने की कोशिश की गई, चूंकि ओवरऑल जो जुडिशरी के प्रोसिक्यूटर ऑफिस था वो करप्शन प्रोब्स देख रहा था पेड्रो कैस्टिलो के अगेंस्ट। तो पेड्रो कैस्टिलो ने एज अ प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, वहां की कांग्रेस को, और वहां की जुडिशरी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। और लेजिस्लेचर, जुडिशरी ने मिलकर पेड्रो कैस्टिलो को ही साइड कर दिया, इंपीच तो किया ही किया, जेल में उठा के और डाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पेड्रो कैस्टिलो का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है पेरू के अंदर। जो रूरल इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो पेड्रो कैस्टिलो को बहुत सपोर्ट करते हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, काफी बवाल हो रहा है और अभी की प्रेजेंट लीडरशिप इसको हैंडल नहीं